अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं जो कि एक सिएटल की फ़्लाइट है जो कि 1971 में हाईजैक होने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। 24 नवंबर साल 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बड़ी छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो बगल के सिएटल शहर में जा रही है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान हैं कि आज यहाँ इनके बीच इस हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी मौजूद है, एक बंदा डीबी कूपर नाम से। दिखने में ये हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, और इसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन की बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर और ये एक बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। शाफनर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शाफनर ने जब उस नोट को खोला तो वहां बड़ी नीट हैंडराइटिंग में क्लियरली लिखा हुआ था, मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शाफनर कूपर के साइड में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि एक्चुअली में इसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल लाल से सिलेंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलेंड्रिकल बैटरी रखी हुई थी सूटकेस में। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इस सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना और साथ ही साथ 2 पीछे के पैराशूट्स और 2 आगे के पैराशूट्स मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए इस प्लेन की। और कुछ भी उटपटांग चीजें ट्राई मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था और एयर होस्टेस शाफनर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को पता चले। वो चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती हैं और कूपर का नोट प्लेन के पायलट्स को दिखाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी ये बात बताई जाती है और वो जाकर अब कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कंप्लायंस दिखाई जाए, जो भी हाईजैकर कहने लग रहा है हम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सिएटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा पैसे का बंडल रखा था और इस पैसे के बंडल में एक बड़ी खास बात भी थी। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो, इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर यह थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट्स को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सिएटल के पास, जब तक हम जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट्स ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता रहा। फाइनली जाकर 5:46 PM पर ये फ्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट पर। ऊपर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसे का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब चारों पैराशूट्स और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दे दिया गया तो उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स अब प्लेन छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलो के। इस हवाई जहाज को इसके बाद प्लान के अनुसार रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स बैठे हैं और उनके साथ कूपर और टीना। कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है पायलट को कि कहां जाना है, किस स्पीड पर प्लेन को उड़ाना है और किस एंगल पर। वो कहता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना।
विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे होनी चाहिए। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उड़ेंगे तो हम कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन में। लेकिन कूपर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कूपर ने कहा जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ते रहो। अब आगे जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। प्लेन के पूरे पीछे वाले हिस्से में कूपर इकलौता इंसान बचता है। ये अपने पैराशूट्स निकालकर तैयारी करता है डाइव करने की। कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि प्लेन में पीछे का स्टेयरकेस डिप्लॉय किया जा चुका है। ये उस जमाने की इस प्लेन की बड़ी खास बात थी। बोइंग 727 प्लेन्स में एक पीछे का आफ्ट स्टेयरकेस होता था। फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से एक सीढ़ियां बाहर आती थी प्लेन की। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट्स और पैसे के साथ बाहर छलांग मार दी। पायलट्स और एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो देखा नहीं क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और उस जमाने में कॉकपिट के दरवाजे पर कोई होल नहीं होता था जिससे आप बाहर की तरफ देख सको। लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने यह जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया और पायलट्स को प्लेन को दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ा, रीलेवल करना पड़ा। इसके बाद पायलट्स इस प्लेन को नेवाडा में रेनो के शहर में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिलते हैं कूपर के, जैसे कि सिगरेट्स जो वो स्मोक कर रहा था प्लेन में। उस जमाने में स्मोकिंग अलाउड होती थी एरोप्लेन्स में। This is D.B. Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. He needed a way to secure the money on his bag. इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से सब चीजें जांचते हैं यहाँ पर और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ऐसी उंगलियों के निशान जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी बाकी पैसेंजर के थे। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब रखा था और पैसे का बैग और पैराशूट्स सब गायब थे कूपर की तरह। उसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक के इतिहास का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस कभी वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इसका दूसरा पार्ट आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दूसरा पार्ट दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी करें।